Hello students, let's discuss few literary terms today, that is inscape, instress and sprung rhythm. So the terms inscape and instress, these two terms were coined by the Victorian poet Gerard Manley Hopkins. Hopkins had developed his theories of what constitutes poetry. Inscape. Inscape means the particular feature of a certain landscape or other natural structure which makes it different from any other. Let's see the definition which is here. The unified complex of characteristics that give each thing its uniqueness and that differentiates it from other things. कि वो particular characteristics जो इकट्ठी मिलके एक particular चीज को यूनिक बनाती है और उसको दूसरों से डिफरेंट दिखाती है. That is called inscape. This term was invented by Hopkins. So again let's see. Inscape का मतलब क्या हुआ कि particular features of a certain landscape or other natural structure which makes it different from any other. कोई भी पर्टिकुलर फीचर्स किसी लैंडस्केप के बारे में या किसी और नेचुरल स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो पर्टिकुलर फीचर्स को हम इंस्केप कहते हैं. वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना. देखो क्या कह रहे हैं, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पर्टिकुलर फीचर्स जो किसी भी लैंडस्केप को या किसी भी और नेचुरल स्ट्रक्चर को दूसरों से डिफरेंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्केप. द थियोलॉजिकल बिलीफ बिहाइंड दिस वाज दैट गॉड नेवर रिपीट्स हिमसेल्फ. इस सब के पीछे हॉपकिंस का ऐसा मानना है कि भाई गॉड कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करते. हॉपकिंस एज ए पोएट आर्टिस्ट हैड टू डिटरमाइन just what was special about any scene. तो हॉपकिन एक पोएट भी है, हॉपकिंस, और एक आर्टिस्ट भी है. तो एक पोएट आर्टिस्ट के ग्राउंड पे उनको क्या लगता था, उनको लगता था कि उन्होंने किसी भी पर्टिकुलर सीन के बारे में क्या स्पेशल है उसको सर्च करना, उसको फाइंड आउट करना, उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, इंस्केप. His notebooks show the tremendous care with which he details what he thinks is unique. अगर हम उनकी नोटबुक्स पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से वो बारीकी से ये स्टडी करते हैं कि भाई वो पर्टिकुलर चीज यूनिक क्यों है, कौन सी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो नेचुरल लैंडस्केप या वो पर्टिकुलर चीज जो है दूसरों से डिफरेंट लग रही है ना. चाहे वो पर्टिकुलर सनसेट की बात हो रही हो, चाहे क्लाउड फॉर्मेशन की बात हो रही हो, चाहे वो वेव्स की बात हो रही हो, है ना. तो उसको किस तरह से वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को ढूंढते हैं, है ना, कि वो पर्टिकुलर चीज, वो पर्टिकुलर क्लाउड फॉर्मेशन की बात हो रही है तो सनसेट सीन की बात हो रही है तो वेव्स की बात हो रही है, तो उसमें क्या बात है जिसकी वजह से वो चीज हमें यूनिक लग रही है ना. तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, इंस्केप. ठीक है. तो नेक्स्ट इज इंस्ट्रेस. इंस्ट्रेस इज अगेन द टर्म कॉइन्ड बाय हॉपकिंस. देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, आइदर द फोर्स ऑफ बीइंग which holds the inscape together or the impulse from the inscape which carries it whole into the mind of the beholder, है ना. और अगर हम सिंपल टर्म्स में बात क्या करें तो हम क्या बोलेंगे कि एक्चुअल एक्सपीरियंस जो किसी रीडर का होता है इंस्केप को लेके, हाउ इट इज रिसीव्ड इनटू द साइट, memory and imagination, that is called stress.
फिर से सुनो ये दोनों टर्म्स, क्योंकि अभी शायद तुम सेकेंड ईयर में फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हो। तो अगेन आई रिपीट कि इंस्केप और इंस्ट्रेस ये दोनों टर्म्स हॉपकिंस ने इन्वेंट किए हैं। इंस्केप का मतलब है कि वो पर्टिकुलर फीचर्स किसी भी लैंडस्केप को लेके, किसी भी नेचुरल स्ट्रक्चर को लेके आप जो पर्टिकुलर क्वालिटीज को निकालते हो, पर्टिकुलर क्वालिटीज को सर्च करते हो, जो पर्टिकुलर क्वालिटीज तुम्हें दिखाई दी उसको आप इंस्केप कहते हैं। ठीक है, तो इंस्केप का आप को एक्चुअल कैसा इंप्रेशन आ रहा है ना। तो ऑफ कोर्स इंस्ट्रेस कब होगा, जब इंस्केप के बारे में आप सोचोगे। इंस्ट्रेस के अंदर वो थॉट प्रोसेस आ जाता है, वो इमेजिनेशन आ जाती है। इंस्केप के अंदर तो वो पर्टिकुलर क्वालिटीज हो गई, पर्टिकुलर फीचर्स हो गए, जिसकी वजह से वो चीज तुम्हें दूसरों से अलग लग रही है ना। तो इंस्ट्रेस में आप इमेजिन करते हो या आप उसके बारे में थॉट करते हो, थॉट प्रोसेस तुम्हारा चलता है, तो आपके ने इंस्केप के बारे में कैसा आपने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया, उस चीज को इंस्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रेस का मतलब है एक्चुअल एक्सपीरियंस अ रीडर हैज ऑफ इंस्केप, that is how it is received into the sight, memory and imagination। कि भी इंस्केप में तो आपने उन पर्टिकुलर फीचर्स को लिया, उन फीचर्स के बारे में का तुम्हारी साइट के ऊपर, तुम्हारी मेमोरी के ऊपर, तुम्हारी इमेजिनेशन के ऊपर क्या एक्चुअल में इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम इंस्ट्रेस कहते हैं। तो पोएट्स जॉब इज टू फाइंड आउट इमेजेस that will nail the inscape down the reader, so they can recapture the poet's perception and experience। तभी तो पोएट, उसका पर्पस क्या है, पोएट की जॉब क्या है, पोएट को उन पर्टिकुलर जो भी उसने इमेजेस हैं, उन इमेजेस को ढूंढना, पोएट का जॉब है उन इमेजेस को ढूंढना जिससे इंस्केप को रीडर के माइंड में नेल कर सके। नेल मतलब उसको फिट कर सके। ठीक है, डीप डाउन टू फिट इनटू द माइंड ऑफ द रीडर्स व्हाट द पोएट सेज, ताकि पोएट के परसेप्शन को और उसके एक्सपीरियंस को रीडर्स भी शेयर कर सके। तो इंस्केप और इंस्ट्रेस, इंस्केप का मतलब है उन पर्टिकुलर क्वालिटीज को ढूंढना किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट को लेके, किसी भी नेचुरल स्ट्रक्चर को लेके, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट यूनिक लग रही है ना। इंस्ट्रेस का मतलब है कि उस इंस्केप को एक्चुअल फील कर, है ना। देखो अब ये तो टर्म्स है, जैसे अब हमने बोला वूली क्लाउड्स, वूल के साथ कंपेयर करा, वूली क्लाउड्स, तो वूली, वूली वर्ड से क्या हो गया, वो क्या हो गया, इंस्केप हो गया, है ना। आपको पता है कि क्लाउड्स के बारे हम क्या कह रहे हैं, वूली क्लाउड्स जब हम बोल रहे हैं तो ये काम किसने किया, वूली क्लाउड्स किसने लिखा है, पोएट ने लिखा है। पोएट ने कैसे लिखा है, क्योंकि पोएट ने इंस्ट्रेस किया इंस्केप को, तब उसके दिमाग में इमेज आई वूली, और उसने वूली लिखा क्लाउड्स के साथ, तो रीडर जो हैं वो भी उस चीज को परसीव कर पा रहे हैं कि भी पोएट जो है कैसी इमेज ले रहा है क्लाउड्स के बारे में। पोएट ऐसा कह रहा है कि बादल जो है वो रुई के फव्वे जैसे लग रहे हैं, है ना। तो ऐसा पोएट कह रहा है, ये कहलवाया किसने, पोएट ने कहा। पोएट ने क्या किया, पोएट ने इंस्केप को फिट किया रीडर के माइंड में थ्रू इमेजेस, और वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इंस्ट्रेस। ठीक है, सो द टर्म्स कन्वे द यूनिकनेस ऑफ ईच क्रिएटेड थिंग्स और द पर्सन, or how that individuality is perceived or experienced by the observer. So this idea was both ancient, being expressed particularly
in the writings of medieval theologian and philosopher Duns Scotus. Duns Scotus की राइटिंग में ये यूज हुआ है, तो पोएट ने वहां से ये लिया. And the romantic poets also they use. Hopkins felt that it was the artist's job to perceive and express such uniqueness either in art or through words. है ना, कि एक आर्टिस्ट की जॉब है उसको दिखाना, उस यूनिकनेस को दिखाना, चाहे वो पेंटिंग के थ्रू दिखाए और चाहे वो इमेजेस के थ्रू दिखाए, चाहे वो वर्ड्स के थ्रू दिखाए और चाहे वो आर्ट के थ्रू दिखाए. तो हॉपकिंस हिमसेल्फ constantly attempted this in his journals and letters. Again I repeat कि इंस्केप का मतलब है कि unified complex of characteristics that give each thing its uniqueness and that differentiates it from other things. इंस्केप का मतलब है उन पर्टिकुलर फीचर्स को देखना जिसकी वजह किसी भी नेचुरल लैंडस्केप को लेके या किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट और फिनोमेना को लेके जिसकी वजह से वो उन पर्टिकुलर फीचर्स को निकालना जिसकी वजह से वो चीज यूनिक लग रही है, अलग लग रही है दूसरों से, उसको हम बोलते हैं इंस्केप, है ना. और इंस्ट्रेस क्या हो गया? इंस्ट्रेस का मतलब है उस इंस्केप को होल्ड करना, उस इंस्केप को पकड़ना, उस इंस्केप को एक्चुअल में फील करना, इमेजिन करना, है ना, देखना कि वो पर्टिकुलर फीचर्स का के बारे में आप सोच रहे हो या इमेजिन कर रहे हो तो उसका तुम्हारी आई साइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना, तुम्हारी इमेजिनेशन पे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे थॉट प्रोसेस पे क्या फर्क पड़ता है ना. एक और टू नाइटिंगेल उसकी पोएम है, रोमांटिक पोएट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं. उसमें जो पोएट है he wants a cup of wine, है ना, and that cup of wine will transport him to the world of nightingale. फिर वो वाइन के बारे में बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई कर रहा है और बता रहा है कि भी with beaded bubbles winking at the brim of blushful hippocrene that I might drink and purple stained mouth. देखो मैं छोटा सा एग्जांपल इजी वाला बता रही हूँ तुमको कि पर्पल स्टेन्ड माउथ, उसने इतना लिखा तो उससे तुम एटलीस्ट इतना तो इमेजिन कर लेते हो ना कि भी हमारे भी माउथ जैसे, और नहीं तो वाइन से नहीं तो जब हम ऑरेंज वाली आइसक्रीम खाते हैं तो क्या होता है, होठ बिल्कुल ऑरेंज से हो जाते हैं. और अपन छोटे होते थे तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपन कंपेयर करते हैं, भी अरे मेरी टंग ज्यादा ऑरेंज है तुम्हारी कम है ना, तो तुम्हें वहां से क्लियर हो गया ना कि भी एटलीस्ट तुमने वो देखा. तो पर्पल स्टेन्ड माउथ, पर्पल स्टेन्ड माउथ से तुम एक झट से इमेजिन कर पा रहे हो ना कि भी मुंह जो है वो पूरा का पूरा पर्पल कलर का हो गया, है ना, ऐसी वाइन है, लाइक दैट. तो इंस्ट्रेस का मतलब है उस इंस्केप को फील करना, उसको परसीव करना. किसके थ्रू परसीव करना? इमेजिनेशन के थ्रू, थॉट्स के थ्रू. Is it clear to you? Next is sprung rhythm. This term was again invented by Hopkins. Lines have a set number of stresses, but the placement is varied. Stresses बहुत है ना, लेकिन placement varied. तो स्प्रंग रिदम क्या है? स्प्रंग रिदम हम किसको बोलते हैं? इट इज एन इरेगुलर सिस्टम ऑफ साउंडिंग व्हिच वाज डेवलप्ड बाय द 19th century दिस इंग्लिश पोएट हॉपकिंस. It is based on the number of stressed syllables in a line and permits an indeterminate number of unstressed syllables. Now you will have to understand first what is a syllable. सिलेबल मीन्स कि वाउल साउंड्स एक वर्ड में कितनी है. वाउल यू अंडरस्टैंड ना, स्वर जिसको कहते हैं, जिसको अपन मात्रा कहते हैं, आ ई उ ए ओ आई, ऑल दीज आर व्हाट? वाउल्स. और कंसोनेंट्स क्या होते हैं? प ब ट ड क ग, जिसको तुम व्यंजन कहते हो. तो एक वर्ड्स के अंदर कितनी वाउल साउंड्स है ना,
वाउल साउंड्स कितनी आई, जितनी वाउल साउंड्स आएंगी उतने वो सिलेबल्स कहलाएंगे, उनके साथ क्या जुड़ जाएगा, कंसोनेंट। जैसे मैंने बोला बैकवर्ड, तो बैकवर्ड, क्योंकि वहां क्या आया ए, बैक में वर्ड, वर्ड में क्या आया अ, बैकवर्ड। जैसे हमने बोला चीज, ई, चीज, यहाँ पर एक ही वाउल आया तो ये एक ही सिलेबल कहलाएगा। यानी कि कंसोनेंट्स तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, आगे भी हो गया पीछे भी हो गया, लेकिन वाउल एक ही होगा। तो एक वर्ड के अंदर जितनी वाउल साउंड्स आएंगी उतने वो सिलेबल्स बन जाएंगे, उनके साथ कंसोनेंट्स भी मिलेंगे। तो अब बात क्या है कि जब अपन बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई सिलेबल स्ट्रेस होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता। जैसे मैंने बोला हाउ यू, अब मैंने क्या कहा हाउ यू, हाउ आर यू नहीं बोल रही मैं कह रही हूँ हाउ यू। हाउ में भी स्ट्रेस नहीं हुआ, आ में भी स्ट्रेस नहीं हुआ, सिर्फ यू में स्ट्रेस हुआ। हाउ यू, हाउ यू सुना, बाकी जो है दे आर रस्ट टुगेदर है, तो वो भी सिलेबल्स, क्योंकि सभी में वॉवल साउंड्स है। तो भाई इंग्लिश में क्या है कि एक मीटर होता है, मीटर होता है तो मतलब क्या होता है कि भाई जैसे पैटर्न, मीटर का मतलब साउंड स्ट्रेस पैटर्न्स, कि भाई जैसे पोएट्स जो है वो पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि हमको कौन से मीटर में बात करनी है, आइम्बिक में करनी है, स्पॉन्डी में करनी है, डक्टाइल में करनी है ना, सबका अलग अलग एक पैटर्न है और पोएट पहले से डिसाइड कर लेता है ना। तो आइम्बिक में कैसे चलता है, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होगा, दूसरा स्ट्रेस होगा, पहला अनस्ट्रेस होगा, दूसरा स्ट्रेस होगा। एक लाइन के अंदर कितने फुट ले रहा है, 5 ले रहा है तो पेंटामीटर 6 ले रहा है, तो हेक्सामीटर 4 ले रहा है, तो टेट्रामीटर, लाइक दैट दे फॉलो। इज इट क्लियर टू यू? सो तो मेरा कहने का मतलब है कि भी साउंड स्ट्रेस पैटर्न जो है वो 6 है। किसी में 2 सिलेबल स्ट्रेस आ गए, एक अनस्ट्रेस आ गया, 2 स्ट्रेस आ गए, एक अनस्ट्रेस आ गया, कहीं पे 2 स्ट्रेस पहले आ गए फिर अनस्ट्रेस आ गया, 2 अनस्ट्रेस पहले आ गए फिर स्ट्रेस आ गया, कहीं पे 2 स्ट्रेस फिर 2 अनस्ट्रेस, 2 स्ट्रेस 2 अनस्ट्रेस, ऐसे चलता है। लेकिन स्प्रंग रिदम हम अपन किसको कहते हैं, स्प्रंग रिदम का मतलब होता है कि भी वहां पे जो स्ट्रेस सिलेबल है वो जो है पोएट अपने आप से करेगा, उसमें 4 तक आ सकते हैं, है ना। फूट में बी कंपोज्ड ऑफ फ्रॉम 1 to 4 सिलेबल्स। फूट समझ गए, फूट मतलब एक ग्रुप, जैसे अभी मैं बता रही ना कि भी एक पैटर्न ये है जिसको हम आइम्बिक पैटर्न कहते हैं, आइम्बिक कहते हैं जिसको कि मोस्टली सभी पोएट्स यूज करते हैं, जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, पहला अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, ऐसे चलता है। और ऐसे 5 ग्रुप बने एक लाइन के अंदर, तो उसको ग्रुप ना कह के हम क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं, है ना। तो भाई एक जो फुट बनता है उसमें मैक्सिमम 3 सिलेबल होते हैं, है ना, 2 या 3 सिलेबल्स होते हैं। लेकिन स्प्रंग रिदम में क्या है कि एक फुट में 4 तक सिलेबल्स हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? स्प्रंग रिदम में एक फुट में नंबर ऑफ सिलेबल्स 1 to 4 हो सकते हैं, जबकि रेगुलर इंग्लिश मीटर में फुट जो है वो 2 या 3 सिलेबल्स का बनता है, क्योंकि stress syllables often occur sequentially in this patterning rather than in alteration। क्योंकि स्प्रंग रिदम में क्या है कि स्ट्रेस सिलेबल इकट्ठे आ गए लगातार, ऐसा भी हो सकता है कि 2 स्ट्रेस सिलेबल इकट्ठे आ गए, 3 4 इकट्ठे आ गए, है कि नहीं। जबकि रेगुलर इंग्लिश मीटर में क्या होता है कि अनस्ट्रेस आएगा, फिर स्ट्रेस आएगा, फिर अनस्ट्रेस आएगा, फिर स्ट्रेस आएगा, ऐसा पैटर्न चलता है। जबकि स्प्रंग रिदम में ऐसा नहीं होता, स्प्रंग रिदम में तो वो 4 तक सिलेबस यूज कर सकता है और इकट्ठे यूज करते हैं, इकट्ठे सीक्वेंस में यूज कर लिए, है ना, वहां अल्टरनेशन नहीं होता अनस्ट्रेस सिलेबल से, इसीलिए इसको हम स्प्रंग रिदम कहते हैं। तो हॉपकिंस क्लेम टू बी ओनली द थियोरेटिशियंस कि वो थियरी की बात कर रहा है, ही इज नॉट द इन्वेंटर ऑफ स्प्रंग रिदम, है ना। ही saw it as the rhythm of common English speech। हॉपकिंस को ऐसा लगता है कि जो स्प्रंग रिदम है वो कॉमन इंग्लिश स्पीच का रिदम
and it was the basis of such early English poems as Piers Plowman और नर्सरी राइम, डिंग डोंग बेल। देखा तुमने, डिंग डोंग बेल, सारे के सारे क्या आ गए, स्ट्रेस सिलेबल्स आ गए, डिंग में भी, डोंग में भी, बेल में भी। डिंग डोंग बेल, पुसी इन द वेल। तो होपकिंस का ऐसा कहना है कि भी ये तो नेचुरल स्पीच वाला रिदम है, स्प्रंग रिदम। और ये पूरा पहले जो पोएम्स, अर्ली इंग्लिश पोएम्स जो लिखी गई पियर्स प्लोमैन, उनमें भी था। और जो नर्सरी राइम्स हैं जैसे डिंग डोंग बेल, पुसी इन द वेल, उनमें भी यूज होता रहा है। दैट इज व्हाट ही सेज अबाउट दिस स्प्रंग रिदम। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।